हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन 5, 6 और 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पीछे जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए, आपका 5वां है कि जांच कीजिए किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए 6n और का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, बोल रहा है 6n, जो 6n है वो 6n है, वो मतलब कि कभी जो इसका जो लास्ट का संख्या है वो आपका 0 पर समाप्त होगा, ये आपको बताना है चेक करके। देखिए, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आप ले लीजिए कोई संख्या, जैसे हम 10 ले लेते हैं, तो देखिए ये 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, अगर आप 10 को कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, उसके बाद 5 आ जाएगा और फिर आपका 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1, यानी 10 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में आया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 70 लेते हैं। तो देखिए, ये भी लास्ट में 0 पे समाप्त हो रहा है, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 70 का आप कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 2 से जाएगा, फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा, फिर 2 से तो नहीं, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाइएगा तो 7 आ जाएगा, फिर इसको आप 7 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो 70 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 5 गुने 7 आता है। अगर इसी तरह से हम 100 लेते हैं, देखिए 100, ये भी 0 पे अंत हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ फिर से 2 से लगाते हैं तो आपका कितना 25 हो जाएगा। तो फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, फिर 5 से, तो देखिए ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। यानी 100 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 पर पावर स्क्वायर और 5 पर पावर स्क्वायर, यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर भी 2। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो भी संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है। देखिए, यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी 2 और 5 है। इसके अलावा यानी 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या हो सकता है, लेकिन 2 5 का होना जरूरी है, तभी आपका जो संख्या है वो आपका 0 पे समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि कोई किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए जो 6n है उसका जो 6n अंक है 0 पे समाप्त होगा। तो देखिए, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हर, तो आप 6n को जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए इसका 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है यानी 2 पर पावर n आ जाएगा गुने 3 पर पावर n आ जाएगा। यानी यहाँ देखिए आपका जो अभाज्य गुणनखंड है एक गुना का चिन्ह है दोस्तों, 2 पर पावर n और 3 पर पावर n, यानी इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप जानते हैं कि समाप्त होने पे 0 पे समाप्त होने के लिए 5 का होना, 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 है, 5
उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो 5 तो यहाँ उपस्थित नहीं है। और तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक 2 और 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, 2 और 5 रहेगा तभी आपका 0 होगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि अतः, लास्ट लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एग्जाम जब भी चेक करता है तो लास्ट लाइन का जरूर पढ़ता है। अतः n के किसी भी मान के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ही आपका आंसर हो गया। देखिए, आप एक काम आउट कर सकते हैं। यहाँ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ n की जगह पे प्राकृत संख्या फिल करके देख सकते हैं, रख करके देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ आया ना गुणनखंड 2 पर पावर n और 3 पर पावर n, तो देखिए जैसे 2 पर पावर n है और 3 पर पावर n है, तो आप n की जगह पे प्राकृत संख्या रख के देख सकते हैं, 1 2 3 4 ... जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 यानी 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है, ये तो 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है। अगर इसी तरह से हम 2 लेते हैं तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 पर पावर भी 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और गुने 3 त्रिका 9 यानी 36। देखिए 36 भी है जो 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर n की वैल्यू यहाँ n पर पावर n का वैल्यू 2 लिए, n का वैल्यू यहाँ पे 1 लिए हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से n का वैल्यू 3 लेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी गुना कीजिएगा तो देखिए 27, तो 8 से तो 56 के 6 आपके पास रहा 5 और 8 दूना 16 5 21 यानी 216। तो देखिए ए भी आपका 0 पे नहीं समाप्त रहा है। आप इसी तरह से भी चेक कीजिएगा ना आगे, तो आपका कोई भी संख्या ऐसा नहीं आएगा जो लास्ट में 0 होगा। तो यानी क्या कह सकते हैं कि इतना, इसलिए 0 जब भी आएगा तो उसमें उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब कि ये जो है आपका भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए हम इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हमने पिछले वीडियो में समझा दिए हैं, आप चाहे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए अगर
अभाज्य संख्या लेते हैं तो अभाज्य संख्या आपका क्या क्या है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका जो गुणनखंड है वो 1 और खुद होता है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं तो देखिए आप इसको जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 से ही लगेगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी 7 को आप 1 गुने 7 लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप देखिए 13 लेते हैं तो 13 भी इसी तरीके से 13 एक ही बार में जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 13 1 और 13 आ जाएगा। यानी जो अभाज्य गुणनखंड का, ये अभाज्य गुणनखंड बता रहे हैं, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है उसमें 2 ही संख्या आ सकता है, एक आएगा और एक स्वयं आएगा। और तो चलिए हम अभाज्य संख्या को बताए हैं, अब भाज्य संख्या को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले हल लिखेंगे, वो आपका दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें भी 13 है, यहाँ एक अलग है और यहाँ एक अलग है। तो अगर हम 13 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से 7 गुने 11 गुने 1 और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ हम जब करते हैं तो 13 आए 11 77, तो ये 77 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो गया 13 गुने यहाँ 78 हो जाएगा। तो देखिए आपका 78 को भी और भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए आप 78 को गुणनखंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 1 9 दूना 18, फिर यहाँ 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो 1 और यहाँ 3 3 का 9 यानी 13, फिर 13 से ही जाएगा, यानी एक बार में, यानी 78 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13 और फिर 78 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे गुणनखंड आया है वो जो दिया हुआ संख्या वो 2 संख्या से ज़्यादा के गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है दूसरा संख्या दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 दिया हुआ है। तो देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें है, तो हम 5 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, 5 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से 7 गुने 6 गुने 4 और गुने 3 गुने 2 गुने 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो आप इसको यहाँ से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो गुणनफल आएगा इतना का वो आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो इसको जब कीजिएगा तो यानी 5 गुने 1009 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गुने 1009 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम बताएं कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो दो ही मतलब गुणनफल आता है, एक आता है और एक साथ आता है। यानी जो अभाज्य संख्या होता है वो आपका 1 आएगा और एक स्वयं आता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दी हुई संख्या को दी हुई संख्या को नहीं, यहाँ पे लिखेंगे का 2 से अधिक गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ 2 से ज़्यादा
अधिक गुणनखंडों में आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। लिखेंगे अतः यह दी हुई संख्या जो है आपका दी हुई संख्या क्या है, दी हुई संख्या भाज्य है। ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आपका 2 से अधिक में आया है, इसीलिए आपका यह कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न वाली 1.2 का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपका है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए आपका कह रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इसी पथ पर मान लीजिए यहाँ से सोनिया भी चलना स्टार्ट किया है, सोनिया भी, इसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। और जबकि रवि चलता है उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो देखिए और इस मतलब सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करता है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। तो देखिए यानी सोनिया धीरे चलता होगा, रवि फास्ट चलता होगा। तो देखिए रवि का स्पीड ज़्यादा होगा तब ना वो जल्दी से चक्कर लगा पा रहा है। तो देखिए अगर दोनों स्टार्ट करेगा तो दोनों तो अभी साथ ही चल रहा है, लेकिन रवि का स्पीड ज़्यादा है तो वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर वो रवि जो है पहले पहुंचेगा, फिर दूसरा चक्कर में फिर पहले पहुंचेगा। तो एक टाइम आएगा वो कहीं ना कहीं एक चक्कर ज़्यादा लगा लेगा और सोनिया से मिल जाएगा। तो उसी समय को हमको निकालना है। तो इस समय को निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार बोलते हैं। देखिए सोनिया है जो 18 मिनट में इस चक्कर को पूरा करता है और रवि जो है 12 मिनट में पूरा करता है। यानी सोनिया का स्पीड कम होगा तब ना ज़्यादा समय ले रहा है, और रवि का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो कम समय ले रहा है। तो इसलिए रवि है जो अधिक ज़्यादा चक्कर लगा पा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सोनिया पीछे छूट जाएगा और रवि आगे चला जाएगा। तो उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपका रवि और सोनिया मिल जाएगा एक बार। तो उसी समय को निकालना है। तो उसी समय को निकालने के लिए हमको ये दोनों संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर बना देंगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ आपका सोनिया भी चलने लगा है, सोनिया इसको 18 मिनट लगता है, ठीक है। और रवि है उसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो दोनों जो जिस समय पर मिलेगा वो ये दोनों का एलसीएम होगा। तो देखिए हम 18 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 यानी 3, तो फिर 3 से तो यहाँ 1 हो जाएगा। यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 पर पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम 12 को तोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी 12 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 पर स्क्वायर और यहाँ पे 3। तो देखिए एलसीएम में सारे संख्या लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ होता है उसका सबसे बड़ा घात लिखते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 18, 12 बराबर कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 जो वैनिस्ट होता है उसका बड़ा घात लिखते हैं, तो 2 का घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बड़ा घात 2 है, और इसी तरीके से 3 का बड़ा घात 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 यानी 36। तो वो दोनों जो है ना 36 मिनट बाद मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ आप अतः करके लिख दीजिएगा, अतः करके लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही आपका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से आप भी तैयारी करते रहिए, और भी आगे क्वेश्चन जो भी है वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।